हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाल आपका अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे स्वागत करता हूं। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का थर्ड लेक्चर आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। क्या आप सब रेडी हैं? अगर तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया होगा, दिख रहा होगा, कूलॉम्स लॉ। ठीक है। अब ये कूलॉम्स लॉ क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मतलब आपको एक तरीके से बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ क्या है, इससे पहले आप ये समझो कि जब आप 11th में थे तो वहां पर ग्रेविटी वाले चैप्टर में एक टॉपिक आया था, ग्रेविटेशन, जब याद होगा। वहां पर एक टॉपिक था ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है। तो वहां पर क्या बताया गया था कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं यहाँ पे, वहां पर अगर कोई भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट हो जिनका मास अगर m1 और m2 हो, और वो कुछ डिस्टेंस पर अगर सेपरेट हो, कुछ डिस्टेंस मतलब चाहे वो डिस्टेंस यहाँ से अर्थ भी, अर्थ पे है, हम सन वाला डिस्टेंस ले सकते हैं अर्थ और सन के बीच में, या फिर तुम अर्थ पर ही किन्हीं दो चीजों के बीच में डिस्टेंस को कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास m1 और m2 हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लो r है, तो वहां पर क्या न्यूटन ने क्या बताया था, ये जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। और यहां से एक रिलेशन बनाया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि आया था G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये रिलेशन याद होगा आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये रिलेशन एक नहीं दो दो बार पढ़ा है आप लोगों ने, एक बार 9th में भी और एक बार 11th में भी। ठीक है। तो इसमें जो ये G होता था, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाओ, ये जी की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू जो हमेशा कांस्टेंट रहती, कभी भी चेंज नहीं होती है। इसी को आधार माना गया, इसी को आधार बनाया, और इसी के आधार पर कूलॉम्ब ने एक लॉ बनाया जिसका नाम क्या है? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि जहां पर हमने मास यूज किया है, जहां पर हमने मास यूज किया है, उन्होंने उसके प्लेस पर चार्जेस यूज कर लिए। दिख रहा है जैसे यहां पर दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। जैसे मास M1 और M2 था, वैसे दो चार्जेस ले लिया, Q1 और Q2। डिस्टेंस वहां भी R है, डिस्टेंस यहां भी R है, डिस्टेंस का तो सवाल ही नहीं। तो डिस्टेंस तो सेम रखा, बस चेंज क्या हुआ, M1 और M2 हटा और Q1 और Q2 वहां पर आ गया। ठीक है। तो क्या बताया इन्होंने? ही showed that the electrical force between two static point charges Q1 and Q2 placed some distance apart is, मतलब इन्होंने सिंपल में बताया कि जब दो पॉइंट चार्ज, पॉइंट का मतलब ये तो नहीं लग रहा होगा कि तुम्हें पॉइंट है। अब सोचो, मैं ऐसे पॉइंट डाल देता तो दिखता भी नहीं कहां पे मैंने पॉइंट डाला है। तो बेसिकली तुम्हें क्या मानना है, ये जो Q1 है ये कैसा है? पॉइंट चार्ज है, पूरा पॉइंट चार्ज है, एकदम एकदम पॉइंट के बराबर। जैसे मैथ में कहता है ना, पॉइंट क्या है? जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी ना हो, वही तो है पॉइंट। बस दिखाने के लिए ऐसे एक डॉट बना देते हैं, ठीक है, वो पॉइंट है हमारा। तो ऐसे ये दो हमारे क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं, जिनका चार्ज क्या है? Q1 और Q2, और बीच में डिस्टेंस कितना? R। क्लियर है? तो यहां भी वही बताया गया, दो पॉइंट चार्ज लिया। एक चीज और, अब कहोगे ये चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक तो चार्जेस जो स्टेशनरी हो,
स्टेशनरी का मतलब मूव ना करें, फिक्स्ड हो, चल फिर ना सके, तोड़ ताड़ के बैठा दो एक जगह। और दूसरे वो चार्जेस जो मूव करते हो, ठीक है, कुछ चार्जेस हैं मूव करते हैं, और चार्जेस जब मूव करते हैं ना तो करंट बनाते हैं, राइट। यहां पर चार्जेस मूव नहीं कर रहे, स्टेशनरी है। तो ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं वो कैसे हैं, स्टेशनरी हैं, ठीक है। अब जब स्टेशनरी है उसे हम स्टैटिक पॉइंट चार्ज भी कर सकते हैं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक। तो उसमें पहला पॉइंट पर आते हैं। पहले पॉइंट में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट का मतलब इनका जो चार्जेस है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इनके प्रोडक्ट, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड का मतलब जो ये फोर्स है, जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आया, वहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स आया, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 के। पहली लाइन में क्लियर बताया। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरा तो एकदम सिमिलर है, दूसरे में बता सकते हो एफ इलेक्ट्रिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये दूसरी लाइन में क्लियर किया। तीसरे में डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस पार्टिकल। अब ये जो फोर्स लगता है कहां पर लग रहा है, दो पॉइंट को मिला दिया। अब दो पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन होगी, एक से ज्यादा लाइन नहीं होगी। अब सोच लो, अब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो केवल एक ही लाइन ड्रॉ होगी। तो जो फोर्स लगता है ना दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग लगता है। अब यहां पर ये लाइन, ये पॉइंट चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज था, दोनों के अकॉर्डिंग जो लाइन बनी, ये बनी लाइन, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये थर्ड पॉइंट में क्लियर हो गया। फोर्थ में क्या बताया, रिपल्सिव फॉर सेम काइंड फॉर चार्जेस एंड अट्रैक्टिव फॉर अपोजिट चार्जेस। अब अगर ये अगर पॉजिटिव है, ये भी अगर पॉजिटिव है, दोनों कैसे चार्जेस हो, अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तब दोनों में एक चीज होगा, क्या होगा पता है, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। नेचर भी यही कहता है, अगर सिमिलर चीजें हैं, सिमिलर थिंग्स हैं, तो वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। लेकिन अपोजिट अगर है, ठीक है, अगर दो चार्जेस क्या हो, अपोजिट हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन जो भी रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा वो केवल एक लाइन के अकॉर्डिंग होगा, वो है हमारी ये वाली लाइन। अगर दोनों अपोजिट है, इसी लाइन के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों अगर क्या हो, सिमिलर हो, तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये रिपल भी करेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इसी लाइन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है, राइट। तो इतना जब क्लियर है तो आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अब बात करते हैं उसी फोर्स के बारे में जो अभी हमने देखा। दो पॉइंट्स हमें क्लियर पता चल चुका था, ये जो कुलॉम्स के 4 पॉइंट था उसमें ये क्या क्या पता चला हमें। पहला पॉइंट ये पता चला कि जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिकल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के चार्जेस के। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तीसरा, जो फोर्स लगेगा वो उसी लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा। चौथा, अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन। इतना चार पॉइंट में क्लियर कर दिया। यहां पर भी वही लिखा गया है। पहला वाला जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन में देखो क्या लिखा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दोनों को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। जब हमने कंबाइन, जब इसको हमने कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने से क्या पता चला, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अब यहां से क्या हुआ, इस प्रोपोर्शनल को हटाना है तो एक कांस्टेंट यूज होता है, तो सबको पता है, 12th में पहुंच चुके, इतना ना पता हो तो गड़बड़ी होगा। 11th में अच्छे से बताया गया है इसके लिए, ठीक है। तो जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। यहां पर भी हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम मैंने रखा सी डैश। कुलॉम से ले लिया, डैश ऐसे ही लगा दिया, मतलब अब यहां पर एक कांस्टेंट यूज किया मैंने, सी डैश। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला बना वो सिंपल में क्या बना, सी डैश Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। यहां पर बताया गया कि वेयर सी डैश इज कुलॉम्स कांस्टेंट
डिपेंड्स ऑन मीडियम। किस पर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर। अब यहां पर बात आई, जब हमने ग्रेविटेशनल पढ़ा था वहां पे जो जी आया था वो तो बताया था वहां पे जी तो हर जगह कांस्टेंट था, डिपेंड ही नहीं करता था मीडियम के ऊपर। मतलब इसीलिए तो चाहे तुम अर्थ पे रहो, चाहे मून पे रहो, चाहे सन पे, कहीं भी रहो, क्या फर्क पड़ेगा? जी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, नो चेंज। यहां पर जो सी डैश है ये डिपेंड है किस पर? मीडियम के ऊपर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मीडियम बदल दो, अगर मीडियम बदल दो तो सी डैश की वैल्यू भी बदल जाएगी। ये है इसका फैक्ट, राइट? इसका मतलब सी डैश मीडियम पर डिपेंड करता था, जी डिपेंड नहीं करता था। क्लियर है ये पॉइंट? इतना अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम अब देखने वाले हैं कि जब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कोई चीज तो किस तरीके से वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेड है, राइट? अब जैसे कि अभी बताया मैंने कि सी डैश मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब मीडियम को लेने के लिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवा मैंने यहां, जिसका नाम क्या रखा मैंने? परमिटिविटी। उस नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम है परमिटिविटी। परमिटिव मतलब परमिट, परमिट जाने देना। परमिट क्या मतलब होता है? जाने देना। अपने अंदर से जो जितनी चीजों को जाने दे वही क्या परमिट हुआ। परमिट मतलब जाने देना। कुछ चीजों को रोकता है, कुछ चीजों को परमिट कर देता है, राइट? अब जैसे कहीं भी जाओ तो वहां पर देखा होगा तुम्हारा चेकिंग किया जाता है, चेकिंग करने के बाद किसको, अगर तुम्हारे पास परमिट है तो जाने दिया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जाने देते हैं। तो वही सिमिलर यहाँ पर परमिटिविटी बताता है किसको जाना है और किसको रोकना है। तो परमिटिविटी क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है मीडियम की। अभी बताया ना मीडियम के ऊपर डिपेंड है, तो कैसा क्या? मीडियम तो बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, एयर। कौन सा मीडियम? एयर। पानी में अंदर जाओ, दूसरा मीडियम बदल गया ना, क्या नाम रख दिया उसका? उस मीडियम को वाटर कह दिया। ऐसे ही तीसरा मीडियम सॉलिड, सॉलिड के अंदर भी तो मीडियम ही होगा। और जहां पर कुछ ना हो, वैक्यूम, कुछ नहीं है, स्पेस, राइट? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के मीडियम होते हैं। और जैसे जैसे मीडियम बदलता है वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक बदलती है। फोर्स लगाने की क्षमता बढ़ती है या घटती है वो डिपेंड है मीडियम के ऊपर। और वही कैरेक्टरिस्टिक बताता है क्या? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। दो चार्जेस रखे हैं जिस मीडियम में, उनके बीच में किस तरीके का मीडियम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। वो जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसे मैंने नाम रखा परमिटिविटी। इसको रिप्रेजेंट मैं करूंगा एप्सिलॉन से। इसको रिप्रेजेंट सिंपल में एप्सिलॉन से करेंगे। इस तरीके का एप्सिलॉन का सिंबल बनाया मैंने, की तरह दिखने वाला सिंबल है। याद रखना इसे क्या मैं पढ़ूंगा? एप्सिलॉन। हमेशा याद रखना ये क्या पढ़ा जाएगा? एप्सिलॉन पढ़ा जाएगा, ओके? तो यहां पर अब मुझे ये जो बताया था ना सी डैश, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला है परमिटिविटी। थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं। अब देखो ये चार्जेस है, पॉइंट चार्ज। इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ इसके लाइनें निकली हुई हैं। चारों तरफ का मतलब है जैसे मान लो एक पॉइंट है, स्पेस में रख दिया, तो यहां से इस पॉइंट से निकलने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी चारों डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में, इधर ऊपर नीचे, हर एक डायरेक्शन में ये लाइनें निकली हैं, राइट? अब मान लो कि ऐसे ही एक दूसरा भी रखा हुआ है चार्ज, ओके? ऐसे ही एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। सबसे पहले मान लो, मानना, जैसे मैं कह रहा हूं मान लो कि ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब समझो जहां पर कुछ भी नहीं है, मीडियम है ही नहीं, ठीक है? उसे मैंने नाम रखा फ्री स्पेस। जहां कुछ नहीं है तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो मान लिया कि सबसे ज्यादा था, वो फोर्स बहुत ज्यादा था। मान लो कितना? 1000 न्यूटन के बराबर फोर्स लगा, इतना ज्यादा फोर्स लगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों चार्जेस को मैंने एयर में लेकर आ गया, पहले फ्री स्पेस में रखा, ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको एयर में रखा तो एयर में यहां पर क्या है? बीच में कुछ पार्टिकल्स थे एयर के, ऐसे बीच में ऐसे एयर के पार्टिकल्स थे। अब जब जैसे ये एयर में आया
तो एयर में आने के बाद क्या होता है कि यहां से जैसे ये मतलब यहां से 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो अब ये एयर ने क्या काम किया, कुछ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, रोक लिया, आगे जाने ही नहीं दिया। अब जो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स था 1000 से घट करके 800 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 800 न्यूटन। मैंने कहा कि 200 न्यूटन क्या हो गया, अभी भी तो चार्ज उतना, डिस्टेंस उतना, सब कुछ उतना, न तो मैग्नीट्यूड बदला, ना ही दोनों के बीच का डिस्टेंस बदला, बस क्या बदल दिया, मीडियम बदल दिया। मीडियम के चेंज होने से फोर्स का इफेक्ट घट गया। पहले फोर्स 1000 था, फोर्स 800 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला कि यहां पे जो मीडियम था, उस मीडियम ने क्या काम किया, उसने खेल खेल दिया। उसने क्या काम किया, 200 न्यूटन फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, पहले तो कुछ नहीं था, तो कोई रोकने वाला नहीं था। अब एयर है तो फोर्स के इफेक्ट को क्या किया, उसने घटाया, रोका। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, 200 न्यूटन को परमिट ही नहीं किया। परमिट नहीं किया मतलब जाने नहीं दिया। तो कितना केवल जाने दिया, 800 न्यूटन का फोर्स। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा, 800 न्यूटन। अब एयर से हटाया, वाटर में डाल दिया दोनों को चार्जेस। अब जैसे वाटर में डालते हैं तो क्या पता चलता है, वहां पर ये फोर्स का इफेक्ट और भी घट गया। पहले 800 घटा था एयर में, वहां पे जाने के बाद ये पता चलता है वो तो 600 हो गया। अब बताओ, वाटर ने कितना इसको परमिट किया, मतलब रोक लिया, और कितने को जाने दिया? तो वाटर ने 400 को तो ब्लॉक कर दिया और 600 को केवल क्या किया, परमिट किया। क्या किया, परमिट किया। एयर ने कितना परमिट किया था, केवल 800 को, और इसने तो पूरे को परमिट कर दिया। किसने, फ्री स्पेस ने सारे को परमिट किया, किसी को रोका नहीं। एयर ने केवल 800 को परमिट किया, 200 को रोका। वाटर ने 400 को रोका और 600 को परमिट किया। देख रहे हो, जैसे जैसे मीडियम बदल रहा है वैसे वैसे परमिट करने की क्षमता बदल रही है। परमिट करने की क्षमता क्या हो रही है, घट रही है। इसके बदलने से, मीडियम के बदलने से। इसका मतलब जो सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है सी डैश का, वो मीडियम के इफेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। और मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक बताता है परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया। राइट, अब ये बात करते हैं कि अगर एक चार्ज है तो वो तो चारों तरफ होगा, वो तो मीडियम। अब चारों तरफ मीडियम है, और देख लो जैसे जैसे मीडियम बदल रहा है, परमिट करने की क्षमता घट रही है। घट रही है कि नहीं, देख लो, पहले 1000 था, फिर 800, फिर 600। मतलब क्या हुआ, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली के लिए मैंने क्या यूज किया, 1/। देखो ये 4 पाई जो हम यूज करते हैं, जैसे कि स्फेयर में याद होगा कि जब भी कभी हम एक स्फेयर लेते हैं तो स्फेयर का जो एरिया यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, 4 पाई r²। ये 4 पाई चारों तरफ का होने की वजह से यूज किया गया। 4 पाई 3D शेप होता है ना, 3D में हम 4 पाई यूज करते हैं। तो यहाँ भी जो चार्जेस रखे हैं वो 3D में है, तो 4 पाई का यूज किया तो डिवाइड बाय 4 पाई आ गया। डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, घट रहा है। कौन घटाने वाला था, मीडियम। अब मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक को कौन बताता है, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन तो केवल परमिटिविटी बताता है, लेकिन किसकी परमिटिविटी, अगर मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो एप्सिलॉन m लगा दिया। तो यहां पर सी डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अब देख लो, अगर एप्सिलॉन m इंक्रीज होगा, एप्सिलॉन m क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो बताओ सी की क्या वैल्यू होगी, अब ऑटोमेटिक डिक्रीज। देख लो, जैसे जैसे मीडियम बदलेगा वैसे वैसे सी डैश बदलेगा। इसलिए मैंने बताया था कि जो सी डैश है वो मीडियम के ऊपर क्या है, सीधा सीधा डिपेंड करता है। इसलिए जो हमारा फॉर्मूला था पहले, ठीक है, वो फॉर्मूला भी चेंज हो गया, सी डैश के प्लेस पे रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन m। तो फॉर्मूला बना Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय r²। सेम फॉर्मूला, लेकिन बस अब चेंज हो गया। लेकिन ये फोर्स कहां पर मेजर किया गया, मीडियम में। मीडियम के लिए Fm यूज किया है, और इसलिए यहां पर यूज हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। राइट, तो फॉर्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय r²। राइट, यहां तक क्लियर हो चुका होगा सबको? ठीक है, अब इसमें अगर मान लो मीडियम ही नहीं हो, मीडियम के लिए ये यूज किया, मीडियम नहीं हो तो जहां पर मीडियम नहीं होगा तो m के प्लेस पर 0। ये जीरो जो होता है ना, इसे हम नॉट पढ़ते हैं। नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं।
नॉट का मतलब कुछ नहीं, इसलिए जीरो रखा गया है। जीरो से मतलब याद रखना है, उसका मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जहां कुछ नहीं होगा उसके लिए हम नॉट वर्ड यूज करेंगे। तो एफ नॉट इज इक्वल टू, जहां एप्सिलॉन एम यूज किया, देखो वहां पर एप्सिलॉन नॉट यूज कर दिया। तो एफ एम की, एफ नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, ये फ्री स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। मतलब किसकी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बारे में बताता है। तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी के बारे में बताए, वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। और उसकी जो वैल्यू है वो कितना है, देख लो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू याद रखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जहां भी आए क्या रखोगे, 9 × 10⁻⁹। और कभी कभी अगर तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से काम चलाना पड़े तो ये रख सकते हो, जिसमें है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2 सी स्क्वायर, राइट। ठीक इसके अपोजिट। ओके, इतना क्लियर। हमारा अगला टॉपिक अब है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का टॉपिक है, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चीज और बता देता हूं, इसी रिलेटिव परमिटिविटी को दूसरा जो नाम है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज द फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्जेस इज डिक्रीज्ड रिलेटिव टू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो फोर्स है, जो फोर्स का इफेक्ट है, जो घट जाता है। देखो, घटना इसलिए यूज किया गया कि किसी भी मीडियम में जा रहे हैं तो फोर्स घट रहा है कि बढ़ रहा था, घट ही रहा था, ऑब्वियस से बात है। क्योंकि जो सबसे रेयरेस्ट मीडियम वो फ्री स्पेस है, वहीं पर तो फोर्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा था, वो था क्या, उसके लिए हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया। वैक्यूम वर्ड भी यूज कर सकते हो फ्री स्पेस के प्लेस में। तो सिंपल में रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट के से किया जाता है, या फिर इसे के कह लो, के कह लो, या फिर एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सिंपल में फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। अगर जिसको ये ना याद रहे तो सिंपल में वो क्या लिख सकता है, इट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी को सिंपल में अगर डिराइव करना है, क्या लिखोगे, फ्री स्पेस की जो फोर्स होता है उसका रेशियो किससे निकाल लो, मीडियम के फोर्स से निकाल लो। क्या मिल जाएगा तुम्हें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा या रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी। ओके, अब फ्री स्पेस में फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम में आते ही 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो कटा काट दिया, जैसे ये वाला पोर्शन कट गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, और एप्सिलॉन m यहां बचा और एप्सिलॉन नॉट यहां पर बचा। ये रिवर्स होकर के ऊपर गया और ये नीचे आया। तो फॉर्मूला क्या बना, जो हमारा एप्सिलॉन r या k का फॉर्मूला बना वो क्या बना, एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो देखो यहां पर मैंने लिखा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल K से। ठीक है, और K का फॉर्मूला या फिर एप्सिलॉन R का फॉर्मूला क्या बना, एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहां तक तो क्लियर ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें अब आगे देख लो कि हमें क्या पता है, फोर्स जब मीडियम में निकाला था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी अभी हमने एक और रिलेशन निकाला, K इज इक्वल टू, या फिर एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ऊपर क्या था, एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहां से पूछूं एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे या तो ये K एप्सिलॉन नॉट होगी या फिर K एप्सिलॉन R होगी, राइट। तो वही हमने किया, जो एप्सिलॉन m था ना उसके प्लेस पर क्या रख दिया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ, इसको सही कर लेना। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन m की वैल्यू थी उसके प्लेस पर क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दिया सीधा एप्सिलॉन m की वैल्यू। उसके बाद सीधा यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो एप्सिलॉन R है उसे मैं K भी कहता हूँ,
तो एप्सिलॉन आर के प्लेस पर के का यूज कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, अब तुम्हें पता है फ्री स्पेस, मैंने बताया था फ्री स्पेस एक ऐसा मीडियम, देखो फॉर्मूला भी बताया था, K इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, यही है ना, फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। अब अगर मुझे फ्री स्पेस का K निकालना है तो फ्री स्पेस जिसका भी निकालना होता है ना मीडियम के प्लेस पे वही यूज होगा। अब फ्री स्पेस का निकालना है, नीचे भी एफ नॉट यूज होगा, तो ये एफ नॉट से कैंसिल, तो K की वैल्यू क्या आएगी 1, राइट। तो K की वैल्यू जब 1 आ गई, इसका मतलब फ्री स्पेस की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, और यही सबसे ज्यादा है, बाकी सबकी वैल्यू इसी से कम आएगी, क्योंकि जैसे मीडियम में आता है ना फोर्स का इफेक्ट घटता है, क्या होता है घटता है, राइट। तो ये सबसे मैक्सिमम फोर्स देगा, और जब ये मैक्सिमम फोर्स होगा तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला देखो, बस क्या काम किया, K की वैल्यू 1 रख दिया तो फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारा ओरिजिनल वाला फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ये याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर एक नोट है, इस नोट में लिखा गया है कि फ्री स्पेस में K की वैल्यू 1 होती है, और ये मैक्सिमम फोर्स के बारे में बताता है, और किसी और मीडियम में अगर जाएंगे, किसी दूसरे मीडियम में पहुंचे, अब किसी दूसरे मीडियम में अगर पहुंचोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, Fm क्या होगा, डिक्रीज, ये तो हमेशा मैक्सिमम रहेगा ना। अब मैक्सिमम में किसी छोटी चीज को अगर डिवाइड करोगे तो वो हमेशा जो K की वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी ही आएगी, कभी भी 1 से छोटी आ नहीं सकती। इसका मतलब सिंपल में ये है, एयर में पहुंचे K की वैल्यू 1 से ज्यादा, वाटर में पहुंचे K की वैल्यू 1 से ज्यादा, और जहां K की वैल्यू ज्यादा, ये नीचे वाला पोर्शन ज्यादा, नीचे वाला पोर्शन ज्यादा, तो जो फोर्स का इफेक्ट वो कम, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बढ़ने पर फोर्स का इफेक्ट घट जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने पर फोर्स का इफेक्ट घट जाता है। अगर मेटल में चले गए तो मेटल के लिए याद रखना जो K होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब वहां पर जो फोर्स होगा, अगर K इन्फिनिटी हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। क्लियर, इतनी सी बात है। अब आगे नेक्स्ट है, अब हम निकालेंगे जो परमिटिविटी है इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन के लिए सबसे पहले फॉर्मूले में थोड़ा सा जगलिंग किया, जिसमें सिंपल में रख दिया यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय F इंटू आर स्क्वायर। पहले फोर्स का फॉर्मूला था, देख लो यही तो ऐसे था फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये वाला पोर्शन तो कांस्टेंट है, इसलिए छोड़ दिया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसलिए फॉर्मूला क्या बना एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर, Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर। अब यहां से तुम अगर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो देखो ये Q1 और Q2 दो चीजें हैं, दोनों आए हैं कुलॉम और कुलॉम, तो ये हो गया कुलॉम स्क्वायर, ओके। नीचे आया फोर्स, फोर्स के लिए यूज किया न्यूटन, ये आया मीटर तो इसके लिए यूज किया मीटर स्क्वायर। अब कुलॉम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट आया, डायमेंशन निकालना था। तो कुलॉम का जो डायमेंशन है, चार्ज का डायमेंशन के लिए तुम्हें करंट के पास जाना पड़ेगा, जो 10th में पढ़े थे, I इज इक्वल टू Q बाय T। तो अगर Q निकालना है यूनिट तो I इंटू टी, करंट की यूनिट एम्पियर थी, टाइम की T थी, इसलिए जो C है उसके प्लेस पर क्या रख दिया 80, और उसका क्या कर दिया स्क्वायर। न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है mL T⁻², इसका डायमेंशन। मीटर मतलब लेंथ, लेंथ के लिए L स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया, ऊपर का देखो a स्क्वायर T स्क्वायर हुआ, और इन दोनों को मिलाया mL³ T⁻², और ये वाला पोर्शन ऊपर गया, ये 1 था -1 हुआ, +3 -3 हुआ, T -2 ऊपर जाकर के 2 2 4 हो गया, और ये a स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन हो गया। याद रखना ये किसका डायमेंशन है परमिटिविटी का, ओके। अगला नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कुलॉम्स का एक पार्ट खत्म हुआ, अब कुलॉम्स में ही हम ये देखने वाले हैं कि जो फोर्स है
वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसका मतलब जो कूलॉम्स फोर्स है वो भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। अगर वेक्टर है तो उसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात किया हमने, जहां भी देखा जो फॉर्मूला लिखा था वो केवल किस टर्म में था? मैग्नीट्यूड के टर्म में, वहां पे कहीं भी डायरेक्शन का यूज नहीं हुआ था। अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इसमें हम डायरेक्शन को इंक्लूड करने वाले हैं। इसलिए यहां पर यूज क्या किया हमने? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो कैसा है? इसमें देखो क्या है, दिस इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब वेक्टर फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड तो बताता है, लेकिन साथ में क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, राइट। अब यहाँ पर ये हमेशा जो फोर्स होता है, देखो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अकॉर्डिंग ही लगती है। अब देखो दो चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है। अब Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है, थोड़ा इसके बारे में देखो। Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स है, इसके लिए मैंने यूज किया है F21। क्या यूज किया? F21। और ये ऊपर जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर है। तो इसका मतलब याद रखना, जो फोर्स है वो लग रहा है किस पर? 2 पर। किस पर लग रहा है? 2 पर। तो इसीलिए इसका नाम देखो, मैं इसको किस तरीके से बोलूंगा कि फोर्स ऑन 2। किस पर लगा फोर्स? 2 वाले चार्ज पर लगा। फोर्स ऑन 2 लगाया कौन? कोई और है Q1 के अलावा? नहीं। तो लगाने वाला है 1। तो फोर्स ऑन 2 लगाने वाला हो गया 1, ठीक है। फोर्स ऑन 2 बाय 1, चलो इसका नाम बताओ। अब ये है फोर्स 1 2, तो ये फोर्स ऑन 1 लगाने वाला कौन? 2। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ये लगा रहा है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ये लगाया। और कैसे लगाया? अगर मान लो कि दोनों ही प्लस थे, दोनों ही प्लस थे, तो लगाए तो है फोर्स, लेकिन कौन सा फोर्स लगाया? अट्रैक्शन या रिपल्सन? क्लियर पता चला ना? दोनों अगर सिमिलर हैं तो इस पर जो 2 ने फोर्स लगाया भगा दिया और दूर, और 2 पर जो 1 ने लगाया उसने भी उसको क्या कर दिया? भगा दिया। अब यहां पर गौर से समझना, ठीक है। जब हम इस फोर्स की बात करेंगे, इस पर लगने वाला फोर्स इस पर था, ठीक है। तो देखो यहां पर अब डिस्टेंस की जब बात करेंगे, जब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन तो हो गई ये, 2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन हो गई ये। दो अलग अलग डायरेक्शन हुआ, यही हमें ध्यान से समझना है कि जब 1 लगाया वो डायरेक्शन ये, जब 2 ने लगाया वो डायरेक्शन ये। तो 1 के लिए जो बीच में डिस्टेंस का यूज हम करते थे, उस डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? यहां पर देखो यूज किया है R21 वेक्टर, ठीक है। मतलब 1 को कहां तक जाना है? 2 तक जाना है, तभी तो फोर्स लगाएगा, वहां पर जाएगा तब जाकर के फोर्स लगाएगा। तो देखो यहां पर R को कहां तक जाना है? R को 2 तक जाना है। R2 R को कहां तक, R डिस्टेंस कहां तक लेना है? 2 तक लेना है। कहां से? 1 से। कहां से? 1 से। तो R22 फ्रॉम 1, ये डायरेक्शन हो गया किसका? ये वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कहां तक लगाया? 2 तक लगाया 1 से। तो लेकिन अगर 2 को लगाना है, अब 2 को लगाना है किस पर? 1 पे, तो इसके लिए मैं यार यूज करूंगा क्या? R12, मतलब R21 फ्रॉम 2। फ्रॉम मतलब अब 2 से लग रहा है 1 तक, मतलब ये वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। याद रखना, R12 की ये डायरेक्शन, R21 की ये डायरेक्शन, ठीक है। अब सिंपल में याद रखना, जब भी तुम्हें देखो कोई भी यूज में जब यूज करते ना, जैसे यहाँ पर फोर्स 21 है, इसके लिए कौन सा डिस्टेंस लोगे? ये वाला कि ये वाला? जो सिंपल से भाई जो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके लिए 21 के लिए 21 यूज किया, और 12 के लिए 12 यूज कर लेंगे। क्लियर? आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में सबसे पहले हम 11th की कुछ टॉपिक के बारे में थोड़ा सा फिर से स्टडी कर लेते हैं, जहां पर तुम्हें बताया गया था कि अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, उस वेक्टर को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज करते थे? इसका जो मैग्नीट्यूड होता था उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे।
तो वो फुल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता था। किसमें कन्वर्ट हो जाता था? फुल वेक्टर में। ठीक है, वहां पे, या फिर ऐसे समझ लो यूनिट वेक्टर का क्या होता था? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड कर देते थे, राइट, तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता था। ये देखो, फुल वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट, फुल वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या मिल जाएगा? केवल उसमें डायरेक्शन रह जाएगी, मैग्नीट्यूड जिसका 1, क्या हो जाएगा? 1, राइट। तो यहां पर भी वही लिखा है, देखो ये फुल वेक्टर का फॉर्मूला लिखा है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब याद रखना, ये भी बताएगा, जब भी कभी भी हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर लिखते थे उसका मतलब होता था ए। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए। इसलिए फुल वेक्टर का फॉर्मूला क्या बना? ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। ओके, अब मुझे F21 को निकालना है। जो F21 है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो F21 के लिए पहले उसका मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई किससे करोगे? यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर मुझे इस ये वाली डायरेक्शन का चाहिए, तो इस वाली डायरेक्शन के लिए मैंने यूज क्या किया था? बताया था अभी ना, R21, लेकिन यूनिट वेक्टर है तो कैप लगा दूंगा बस। यहां पर देखो R21 कैप लगा दिया। और अगर 1 2 निकालना है तो 1 2 के लिए फिर से मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा भाई साहब। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि चार्जेस जितना उस पर लगा रहा है उतना इस पर भी लग रहा है, बस डायरेक्शन क्या है? चेंज। तो ये मैग्नीट्यूड सेम हुआ, लेकिन अब जो यहां पर मल्टीप्लाई हुआ वो इस डायरेक्शन वाले से होगा, और इसका नाम रखा था मैंने R12। तो R12 रखा और ये कैप लगा दिया। यहां पर ये जो है दोनों फॉर्मूले, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम कह सकते हैं फोर्स इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब तुम्हें अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आ गया तो सिंपल सी बात है, तुम इसे फुल वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते। पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R21, राइट। और अगर F12 की वैल्यू चाहिए, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। क्लियर? अब इसमें ये देखो कि ये जो यूनिट वेक्टर है इन दोनों की डायरेक्शन क्या सेम थी? नहीं। अगर R21 की डायरेक्शन ये थी, मतलब ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन ये थी और इसकी डायरेक्शन ये वाली थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए यहां पे लिखा R21 इज इक्वल टू माइनस R12। ये दोनों जब अपोजिट है तो फोर्स भी क्या हो गए? अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स की डायरेक्शन अगर ये वाली है तो दूसरी अपोजिट इधर हो जाएगी, राइट। ये तो हमारा हो गया एक पार्ट। अब दूसरा है कि मैं चाहता हूं कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, इसको फुल वेक्टर के फॉर्म में लिखूं। मतलब सिंपल में अगर मैं यूज करना क्या चाहूं, फोर्स इन फुल वेक्टर, फुल वेक्टर के फॉर्म में कैसे होगा? तो फुल वेक्टर के फॉर्म में अगर चलना है तो देख लो फिर से क्या होने वाला है। R21 इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला है, R21 इज इक्वल टू R21 ये फुल वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ये कहां से आया? यहां से देख लो। अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था फुल वेक्टर को मैग्नीट्यूड A से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो जब फुल वेक्टर को मैग्नीट्यूड A से डिवाइड कर देते हैं तो A कैप आ जाता है, राइट। वही यहां भी यूज किया, जब R21 कैप यूज करना था तो फुल वेक्टर को किससे डिवाइड कर दिया? R से। अब सिंपल में ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर लो। सबसे पहले इसमें रखो, R21 के प्लेस पर क्या रखना है? फुल वेक्टर डिवाइड बाय R। जैसे ही रखोगे फुल वेक्टर डिवाइड बाय R, तो नीचे पहले R स्क्वायर था, एक और R आएगा तो वो R क्यूब में कन्वर्ट कर देगा, और यहां पर ये मिसप्रिंट हुआ, यहां पर ये होना क्या चाहिए? फुल वेक्टर। तो फुल वेक्टर R21, राइट। ऐसे ही सिमिलर मैं F12 अगर निकालूं, तो F12 अगर निकालेंगे तो उसमें भी यही यहां पर करेक्शन कर लेना, यहां भी क्या होगा? फुल वेक्टर हो जाएगा। तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इनटू R12। R क्यूब क्यों? क्योंकि एक R ये और एक R स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो R क्यूब हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया, दो पार्ट हो चुके हैं। लेकिन अब हमें चाहिए क्या
कि जो कूलॉम्स फॉर्मूला है इन पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर हम चलते हैं तो देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से इसका हम चेंज लाते हैं। तो देखो ये हमारा अगला टॉपिक है कूलॉम्स फॉर्मूला इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर फॉर्म में एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया, जैसे मान लो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, दो एक्सिस, और ये है ओरिजिन, राइट, ये हमारा ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से दो वेक्टर कंसीडर किया, एक वेक्टर a यहां पे, दूसरा वेक्टर यहां पर, दो वेक्टर ले लिया। देख लो दिख नहीं रहा हो, देखो कलर चेंज कर दिया। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर कह रहा हूं ये चार्जेस, इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, ठीक है, पॉइंट A पर और पॉइंट B पर है। तो चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो R1 है और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। ओके, अब क्या हुआ कि अगर तुम इसके ऊपर फोर्स निकालोगे तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और इसका नाम होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21। ऐसे ही अगर इस पर निकालोगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये होगा। सबसे पहले हम F21 को कंसीडर करते हैं। F21 को निकालना है तो देखो एक वेक्टर ये जिसकी डायरेक्शन ये रहा, ओके, अब यहां से मुझे ये वाली डायरेक्शन चाहिए तो दूसरा वेक्टर ये वाली डायरेक्शन का काम करेगा और इस डायरेक्शन के लिए नाम मैंने पहले ही बता रखा हूं क्या होता है R21। तो तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर का काम ये कर रहा है जिसका नाम क्या है R21। क्यों ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है? देखो जब तुम वेक्टर को जोड़ा जाता था क्या करते थे, इस तरीके से वेक्टर A लिखते थे, फिर यहाँ पर वेक्टर B बनाते थे, फिर इसके टेल से इसके हेड को मिला करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था वो क्या होता था, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो सिंपल यहाँ भी हो रहा है, ये वेक्टर A है और यहाँ से ये वेक्टर B है, ये रिजल्टेंट का ही काम करेगा। जब ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है तो R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लो R21 ये रिजल्टेंट है, क्या हो जाएगा R1 प्लस R21, यही तो बनेगा, ठीक है। अब यहां से मैं R21 की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो R21 की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करना है, देखो उसके लिए मैं ट्रायंगल का यूज किया, उस ट्रायंगल से देखो यहाँ पर मैंने R21 की वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पर देख रहे हो R21 की वैल्यू क्या निकली है, R2 माइनस R1। ये तो पहले ऊपर लाइन में लिखा था, तो क्या बना ये R2 माइनस R1, राइट। तो यहाँ से R2 से R1 में से निकाल दोगे तो R21 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल में देख लो, अगर यहाँ 2 से 1 है तो ये R2 माइनस 1 कर देंगे। तो नेक्स्ट जब हमें F21 का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा तो देखो जो हमारे पास एक फॉर्मूला था पहले फुल वेक्टर के फॉर्म में, उसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब इंटू फुल वेक्टर, राइट। इसी के टर्म में यहाँ पर चलते हैं। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए इसको ऐसे मॉडुलस लगाओगे और ये भी क्या मॉडुलस में आ जाएगा। तो ये देखो जहां पर मेरा R क्यूब था मैग्नीट्यूड के लिए वो इसका मॉडुलस का क्यूब हो गया, जो फुल वेक्टर था वो R2 माइनस R1 हो गया। ये हो गया पोजीशन वेक्टर में 2 1 से 2 1 माइनस। सिमिलर अगर 1 2 निकालना है तो 1 में से किसको माइनस करोगे, 2 को, सेम टू सेम उसी का कॉपी है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सबको, आई होप, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय।